Hello students, good morning, good afternoon, good evening. I welcome you to my YouTube channel Literary Passion. Dear students, I have taught you the qualities of literature sequentially. The first of them is artistic quality of literature. Second is suggestive quality of literature, and third is permanent quality of English literature. And two more qualities which are very important are universality and स्टाइल. इसमें यूनिवर्सलिटी और स्टाइल दो और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके दो और क्वालिटीज़ हैं. ज़रा इन्हें पढ़ लेते हैं, इसके बाद ये हमारा इसका जिस्ट बता करके इससे फिनिश करेंगे. फिर हमारा अगला नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो एंग्लो सैक्सन पीरियड जो कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में है, वो हम उसकी शुरुआत करेंगे. लिखा है कि द फर्स्ट ऑफ दिस इज़ यूनिवर्सलिटी. यूनिवर्सल मतलब इन दोनों में से अगर बात करें तो सबसे पहले यूनिवर्सलिटी आएगा, जिसको हम कहते हैं हिंदी में सार्वभौमिकता. यानी कि इससे पहले मैंने बताया था कि जो चीज़ यूनिवर्सली है, जैसे ये कह लें कि कुत्ते का भौंकना एक यूनिवर्सल हैबिट है. ये सूरज का पूरब से निकलना एक यूनिवर्सल स्टेट ऑफ एक्शन है. That is the appeal to the widest human interest and the simplest human emotions. और यूनिवर्सलिटी क्या है? अगर हम सभी ह्यूमन बींग्स को देखें तो हम सभी के पास इमोशंस होती हैं, फीलिंग्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिससे हम सेंस कर पाते हैं. तो ये यूनिवर्सलिटी को हम अपने ह्यूमन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो हम उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले जाते हैं. कोई जो भी चीज़ हमारे लिए सूटेबल होती है हम उसको सेंस कर पाते हैं, हम उसको जान पाते हैं कि ये चीज़ क्या है. दो वी स्पीक ऑफ नेशनल एंड रेस लिटरेचर्स. हालांकि हम बात कर रहे हैं नेशनल और रेस लिटरेचर्स की. नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, जैसे जानते ही हैं, और रेस लिटरेचर्स का मतलब होता है जो कि पर्टिकुलर ह्यूमन काइंड की बात करता है, उसे रेस लिटरेचर कहते हैं. जैसे अफ्रीकन लिटरेचर और रेस एक यूं कह लें कि जैसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है जो कि सबमिसिव होती है, कभी सबमिसिव होती है और ऑप्रेस्ड होती है. तो ऐसे लिटरेचर्स को हम ऐसे कम्युनिटी की पोजीशन या सिचुएशन रिवील करने वाले लिटरेचर को हम रेस लिटरेचर कहेंगे. लाइक द ग्रीक और टिटोनिक एंड द ईच हैज सर्टेन सुपरफिशियल मार्क्स अराइजिंग आउट ऑफ द पिक्यूलियरिटीज ऑफ इट्स ओन पीपल. बताया गया है कि चाहे ग्रीक ले लें चाहे टिटोनिक ले लें. ग्रीक क्या है आपको पता है, ये एथेंस से है. ये एथेंस आपने नाम सुना, यूनान, ग्रीस, यूनान सुना होगा. तो वहाँ के चाहे वहाँ का लिटरेचर ले लें या फिर टिटोनिक ले लें. टिटोनिक क्या है, एक जर्मनी के का समझ लीजिए. जर्मनी के मुझे लगता है कि एंशियंट टाइम में जो जर्मनी का वो पार्ट था उसे हम टिटोनिक कहेंगे. और चाहे वो ग्रीस हो चाहे टिटोनिक हो, इन सब का अपना एक सुपरफिशियल मार्क्स है. सुपरफिशियल मार्क्स का मतलब है जैसे अगर मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई करना हो तो आप ये देखने के बाद भी कह सकते हैं कि यार ये फला इंसान जो है ये इस फील्ड से बिलोंग करता है, या अफ्रीकन ऐसे होते हैं, केनियन ऐसे होते हैं, इंग्लिश ऐसे होते हैं. तो इस तरह से आप उनकी फिजिकल अपीयरेंस को देखकर पहचान सकते हैं वो सामने वाला कैसा है. तो इनका जो है कि कहा गया है कि सुपरफिशियल मार्क्स होता है जो उन्हीं लोगों की पिक्यूलरिटीज़ से निकलता है. पिक्यूलरिटीज़ का मतलब होता है जो ह्यूमन बींग्स को पिक्यूलर बनाती हैं, चाहे वह अपीयरेंस हो चाहे वह कंडक्ट हो या डिमीनर हो. तो जब जैसे अफ्रीकन पीपल को कोई भी देखता है समझ जाता है अफ्रीकन है. कोई भी इंसान इंग्लिश पीपल को देखता है तो समझ जाता है इंग्लिश है. मतलब कुछ उनकी पिक्यूलरिटीज़ होती हैं जो अपने आप ये शो कर देती हैं, डिस्प्ले कर देती हैं कि वो सामने वाला कैसा है. इट इज़ नेवरदलेस ट्रू दैट गुड लिटरेचर नोज नो नेशनैलिटी नॉर एनी बाउंड्स सेव दोज ऑफ ह्यूमैनिटी. अगर एक अच्छे लिटरेचर की बात करें, फिर भी एक अच्छे लिटरेचर और सच्चे लिटरेचर की बात करें,
वो नेशनैलिटी को नहीं पहचानता है और ना ही उसकी जो सीमा होती है वो ना ही उसकी कोई सीमा होती है सिवाय ह्यूमैनिटी के। यानी कि ये कह लें कि जैसे अगर लिटरेचर की बात करें तो ये नहीं कह सकता है कि सिर्फ इंडियन लिटरेचर या हमारे इंडिया का जो लिटरेचर है वो वही सब कुछ है, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं है और बाकी लोगों को हम जैसे चाहे वैसे मार काट डालेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लिटरेचर जो हमें सिखाता है वो हमें एक मैसेज देता है कि वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड वी ऑल द ह्यूमन बींग्स हैव फीलिंग्स एंड इमोशंस। हम सबके पास फीलिंग्स और इमोशंस हैं और हम सेंस कर सकते हैं कि क्या अच्छा क्या बुरा, और हमें भी एहसास होता है कि हमें क्या बुरा लग रहा है क्या अच्छा लग रहा है। तो सारे लोग क्या हैं, सारे इंसान जो हैं वो सेंस कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इस लिटरेचर की जो है वो सीमा नहीं है और ना ही उसकी कोई नेशनैलिटी है। It is occupied chiefly with elementary passions and emotions, love and hate, joy and sorrow, fear and faith, which are an essential part of our human nature. अब बताया गया है कि ये जो लिटरेचर है विशेष रूप से ख़ास तौर से बात करें तो इसके अंदर पैशंस जो एलिमेंट्री पैशंस और इमोशंस होते हैं, मतलब प्राइमरली पहले हम बात करें जो हमारे अंदर पैशंस और इमोशंस होते हैं वो लव और हेट, मोहब्बत और नफ़रत, खुशी और गम, है ना, डर और विश्वास, फेथ जिसे कहते हैं, ये सारे हमारे ह्यूमन नेचर के एसेंशियल पार्ट होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में, बिहेवियर में झलकते हैं। एंड मोर इट रिफ्लेक्ट्स दीज इमोशंस द मोर श्योरली डज इट अवेकन रिस्पॉन्स इन मेन ऑफ एवरी रेस। बताया गया इसमें कि जितना ये रिफ्लेक्ट करते हैं इन इमोशंस को, मतलब जितने इमोशंस को ये रिफ्लेक्ट करता है उतने ही ये क्या करता है, हर रेस में, हर रेस कह सकते हैं, ज़ात कह सकते हैं, कैटेगरी कह सकते हैं, ह्यूमन काइंड कह सकते हैं, तो हर ह्यूमन काइंड के मेन के अंदर के रिस्पॉन्स को अवेकन करता है, यानी जगाता है। ओके, तो ये रहा हमारा जो है ये लाइन। इसका मतलब यही समझ गए आप कि ये चीज़ें जो ह्यूमन नेचर की जो एसेंशियल पार्ट्स हैं, जैसे बताया गया इसमें लव एंड हेट, जॉय एंड सॉरो, फियर एंड फेथ, ये एसेंशियल पार्ट हैं। ये कहीं ना कहीं ये हमारे रिस्पॉन्स को अवेकन करती हैं इंसान के अंदर। जैसे मान आपके ख़िलाफ़ नफ़रत की जाए तो आपका ज़रूर रिएक्शन आएगा, रिस्पॉन्स आएगा कि ये सामने वाला मुझसे नफ़रत कर रहा था, हमें क्या करना चाहिए। तो अपने आप ये अराउज हो जाती हैं, अपने आप ये निकलने लगती हैं, अपने आप ये स्टिमुलेट करने लगती हैं। एवरी फादर मस्ट रिस्पॉन्ड टू द पैरेबल ऑफ द प्रोडिगल सन। कहा गया है कि हर फादर को अपने ऐसे बच्चे जो कि विलक्षण प्रतिभाशाली होते हैं उनके पैरेबल को, उनकी मतलब ऐसी मनगढ़ंत बातों या क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर देना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। वेयर एवर मेन आर हीरोइक दे विल एक्नॉलेज द मास्टरी ऑफ होमर। जहाँ कहीं इंसान हीरोइक होते हैं वे ज़रूर होमर की मास्टरी को एक्नॉलेज करेंगे, होमर की मास्टरी यानी काबिलियत को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, हीरोइक पोएम या हीरोइक स्टाइल की बात कही जाए तो होमर का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। Wherever a man thinks on the strange phenomenon of evil in the world, he will find his own thoughts in the book of Job. और जहाँ कहीं इंसान सोचता है ऑन द स्ट्रेंज फेनोमेनन, मतलब एक अजीब सी घटना, ऑफ द एविल इन द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में जब भी कभी सोचता है, जो ऐसी मतलब ऐसी घटनाएं जो बहुत बुरी हैं, अच्छी नहीं हैं, जब उनके बारे में इंसान सोचता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड आया द बुक ऑफ जॉब। द बुक ऑफ जॉब क्या है? ऐसा माना जाता है 7th सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी BC के बीच में लिखी गई किताब थी बुक ऑफ जॉब। ऐसा माना भी जाता है कि मूसा ने लिखा था, मोसेस ने लिखा था ये, बट कोई ऑथेंटिक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। और ये जॉब क्या है? जॉब सोच रहे होंगे एक काम है। जॉब यहाँ पर काम नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है, बहुत वेल्दी इंसान है, बहुत पैसे वाला इंसान है जॉब। और मतलब इसको गॉड फियरिंग मैन है, मतलब खुदा से, गॉड से बहुत डरता है। तो अब यहाँ पर जो जॉब वर्ड यूज़ किया गया है ये लाया क्यों गया है? इसमें इससे पहले लाइन में आपने देखा कि अगर पूछा गया कि वर्ल्ड में अगर एविल की घटनाओं के बारे में जानना हो तो आप बुक ऑफ जॉब के बारे में सोच सकते हैं।
आप उसके बारे में आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बताया ये इसमें एक्चुअली इसमें घटनाएं क्या है, इसमें घटना क्या है, घटना ये है कि जॉब बहुत अमीर आदमी होता है, गॉड ने सब कुछ दिया हुआ होता है, बड़ी लग्जूरियस लाइफ जी रहा होता है, इसकी अपनी एक बड़ी फैमिली भी होती है। गॉड से डरता है, लेकिन क्या करता है, शैतान को भेज करके, गॉड ने शैतान को भेज करके उसके वेल्थ को छीन लिया, उसके धन दौलत खजाने को छीन लिया। क्यों छीन लिया, शैतान को भेज करके क्यों छीन लिया, यही एक पहेली है। क्योंकि जब वो गॉड से डरता था तो फिर क्या दिक्कत थी। तो इसके आंसर के रूप में जहाँ तक मुझे मालूम है, हमने पढ़ा है, ये है कि गॉड, अगर वो उससे लग्जूरियस लाइफ मिल जाएगी तो गॉड से उसका नाता टूट जाएगा और अपनी लग्जूरियस लाइफ में वो भूल जाएगा कि गॉड की भी अपनी कोई सत्ता होती है या एग्जिस्टेंस होता है। इसलिए अगर आपको अपने एविल के बारे में जानना है तो आप बुक ऑफ जॉब ज़रूर पढ़ें, कि मतलब जब सब कुछ गॉड ने दिया हुआ है फिर ऐसी एविल घटनाओं का, एविल जो घटनाएं होती हैं हमारी लाइफ में क्यों हो जाती हैं। तो मुझे लगता है बुक ऑफ जॉब के बारे में आप समझ गए होंगे। तो इसके राइटर के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि ऐसा माना जाता है कि ये मोसेस ने लिखा था। इन वॉट एवर प्लेस men love their children, their hearts must be stirred by the tragic sorrow of Oedipus and King Lear। जहाँ कहीं इंसान को, जहाँ कहीं जिस भी जगह पर इंसान अपने बच्चों को मोहब्बत करते हैं, उनका दिल क्या होगा, उससे ओडिपस और किंग लियर के ट्रैजिक सौरों से दिल क्या होगा, उनका हिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक इंसान अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है कि उसे छोड़ नहीं सकता, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि वह ओडिपस और किंग लियर के ट्रैजिक स्टोरी को पढ़ ले, उसका दिल अपने आप टूट जाएगा। यानी कहा जाए कि हमने तेरा गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो जब इंसान जब खुद दुख झेलने लगता है तब उसे एहसास होता है कि दुख क्या है। एकदम सिद्धार्थ जैसी स्टोरी है यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग आगे पेज पर। अब देखिए यहाँ लिखा, ऑल दीज आर बट शाइनिंग एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉ दैट ओनली एज अ बुक और अ लिटिल सॉन्ग अपील टू यूनिवर्सल ह्यूमन इंटरेस्ट डज इट बिकम परमानेंट। तो ये सारे जो कहा गया एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल को यहाँ शाइनिंग एडजेक्टिव लगाया गया है। शाइनिंग दरअसल शाइनिंग से लगाया गया है कि ये इंडिलिबल हैं, मतलब अमिट हैं, जिसको हम मिटा नहीं सकते, हमेशा इसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है। और ये किताब जो है, ये जो घटनाएं हैं, ये लॉ की हैं। वो भी कौन सी, यूनिवर्सल लॉ, जो कि गॉड ने खुद बनाई हुई हैं। दैट ओनली एज अ बुक और अ लिटिल सॉन्ग अपीयर्स टू यूनिवर्सल ह्यूमन इंटरेस्ट। अब ये इंसान की जो यूनिवर्सल इंटरेस्ट क्वालिटीज़ हैं वो एक परमानेंट क्वालिटी के रूप में नज़र आने लगती है। चाहे वह एक इंसान का अपने बच्चों के प्रति प्यार करना हो या फिर उसके सुख दुख को जानना हो। जिससे इससे पहले आपने जो भी इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में आपने सुना कि वो लव एंड हेट, सॉरो एंड हैप्पीनेस या प्लेजर, या फिर आपने फेथ के बारे में सुना। तो ये सारी जो हमारी ह्यूमन इनहेरेंट इमोशंस होती हैं वो हम उसके अकॉर्डिंग जो है एक्शन तो लेते हैं। तो ये भी माना जाता है कि गॉड ने जो भी चीज़ें यहाँ पर अर्थ पे डाली हैं उसका एक कपल फॉर्म में डाली हुई हैं। कपल फॉर्म का मतलब है कि जैसे आप कोई भी, चाहे प्लांट हो, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जैसे हम मेल हैं तो फीमेल का भी यहाँ पर एग्जिस्टेंस है, तो फीमेल है तो मेल का भी एग्जिस्टेंस है। इस तरह से ऐसा माना जाता है, लेकिन इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, चलेंगे आगे। दूसरा जो है गाइज लिखा है, द सेकंड टेस्ट इज प्योरली पर्सनल वन। सेकंड टेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द सेकंड टेस्ट इज अ प्योरली पर्सनल वन एंड मे बी एक्सप्रेस इन द इंडेफिनिट वर्ड स्टाइल। सेकंड टेस्ट क्या है, स्टाइल है, और इस वर्ड को बताया गया है इंडेफिनिट है। जानते क्यों है इंडेफिनिट? बिकॉज दिस वर्ड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। स्टाइल वर्ड को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टाइल अपने आप में एक इंडेफिनिट वर्ड है। किसी भी इंसान की कौन सी स्टाइल है, मान लेते हैं अगर स्टाइल की काइंड्स अगर डेफिनेट है तो हो सकता है 2, 4, 6, 10, 12, 100, 1000 हों, लेकिन ये इननंबरेबल है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे इंसान की लाइफ स्टाइल वगैरह चेंज होती जाती है। इसका कोई पैटर्न, कोई पैमाना या कोई नमूना या कोई स्पेसिमेन नहीं है इसका। इसलिए स्टाइल वर्ड यहाँ पर इंडेफिनिट बताया गया है। इट इज़ ओनली इन अ मैकेनिकल सेंस दैट स्टाइल इज द एडेक्वेट एक्सप्रेशन ऑफ थॉट।
ये है मैकेनिकल सेंस में लिया जा सकता है कि ये जो स्टाइल है सिर्फ क्या है, अपने विचारों के प्रेजेंटेशन का एक पर्याप्त साधन है, एक तरीका, एक मैनर है। और द पिक्यूलियर मैनर ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट, एक मतलब अपने बातों को एक्सप्रेस करने का एक अजीब, एक पिक्यूलियर, एक विशेष तरीका है, मैनर और ढंग है। और एनी अदर ऑफ द डेफिनेशंस दैट आर फाउंड इन द रिटोरिक्स, या बताया गया कि अलंकार शास्त्र में या रिटोरिक्स में और भी डेफिनेशंस इसकी मिल सकती हैं स्टाइल की, बट बताया गया कि ये एक इनडेफिनिट वर्ड है, डेफिनिट नहीं है। इन अ डीपर सेंस, स्टाइल इज द मैन that is the unconscious expression of the writer's own personality। इसको और थोड़ा सा डीपर सेंस बात करें, यानी कि और गहराई से बात करें, इसके गूढ़ अर्थ इसका निकालें, तो कहा गया है स्टाइल क्या है, मैन है, इंसान ही स्टाइल है। एग्जाम्पल के तौर पर द अनकॉन्शियस एक्सप्रेशन ऑफ द राइटर्स ओन पर्सनैलिटी, यानी कि एक लेखक ही अपना जो व्यक्तित्व होता है वह इस तरह से एक्सप्रेस करता है कि वह अनकॉन्शियस होता है, लेकिन फिर भी वह अपना एक्सप्रेशन दे चुका होता है। यानी कि ये कह लें कि जो अपनी पर्सनैलिटी रहती है उससे अवेयर नहीं होता कि वो एक्सप्रेस कर देगा सही मायने में, लेकिन वो नेचुरली वो अपने आप अनकॉन्शियसली निकल जाता है। इट इज़ द वेरी सोल ऑफ वन मैन रिफ्लेक्टिंग एज इन अ ग्लास द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ ह्यूमैनिटी। बताया गया यहाँ पे कि एक इंसान की वही आत्मा होती है जो रिफ्लेक्ट करती है, जैसे कि ग्लास में हो, यानी एक शीशे में हो, द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ ह्यूमैनिटी, जैसे जो उसके विचार होते हैं, उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स मतलब भावनाएं जो होती हैं एक इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की, वो ऐसे रिफ्लेक्ट करती हुई जैसे ग्लास में। यानी शीशे में जो आइकॉन्स, जो प्रतिबिंब या जो फिगर्स, जो पिक्चर्स नज़र आती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे पिक्चर्स रिफ्लेक्ट करती हैं ग्लास में, वैसे एक इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो उसके व्यक्तित्व से उसकी आत्मा जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, वो भी विचारों के रूप में, फीलिंग्स के रूप में, जो ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करती है। एज नो ग्लास इज कलरलेस, यानी कि कोई भी ग्लास कलरलेस नहीं होता है, यानी रंगहीन नहीं होता है, यानी कि कलरफुल होता है, यानी कि ग्लास जो होता है वो कलरफुल होता है, लेकिन बट टिंजेस मोर और लेस डीपली। टिंजेस का मतलब होता है क्या, रंगना, इम्ब्यू करना, या फिर कुछ मार्क्स होना उस पर। तो ये क्या करता है, डीपली, मोर और लेस कम या ज़्यादा हो, डीपली रिफ्लेक्शंस फ्रॉम इट्स सरफेस, उसकी जो सतह होती है उससे रिफ्लेक्शन क्रिएट होती है, यानी कि उसका कलर जो होता है, जो टिंजेस होते हैं जो बैक साइड का, वो रिफ्लेक्शन क्रिएट करते हैं। सो नो ऑथर कैन इंटरप्रेट ह्यूमन लाइफ विदाउट अनकॉन्शियसली गिविंग टू इट द नेटिव व्यू ऑफ हिज ओन सोल। तो कोई भी ऑथर, कोई भी लेखक एक ह्यूमन लाइफ को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, यानी कि इंसान की ज़िंदगी क्या है उसके बारे में बहुत अच्छे से बता नहीं सकता जब तक वो क्या करे, अपनी ही अपनी नेटिव सोल का मतलब होता है कि अपनी ही लाइफ को, अपनी ही लोगों की लाइफ को जब तक वो रिप्रेजेंट नहीं करता हो, जब तक वो अपनी राइटिंग में ना बताता हो। जैसे अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला, तो उन्होंने अपने रेशियल जो अपार्थाइड सिस्टम था उसके बारे में उन्होंने बताया। वो तभी बता पाए जब उन्होंने खुद उस चीज़ को फेस किया, जब उस चीज़ को उन्होंने स्टडी की, अपने ही नेटिव पीपल की स्टडी की, तब वह रिप्रेजेंट कर सके, वो बता सके। इट इज़ दिस इंटेंशनली पर्सनल एलिमेंट दैट कंस्टिट्यूट स्टाइल। तो यह जो है एक पर्सनल एलिमेंट होता है जो एक इंसान के अंदर बहुत ही तीव्र रूप में पाया जाता है, वो स्टाइल को कंस्टिट्यूट करता है, यानी कि निर्माण करता है, बनाता है। तो ये जो इंसान की जो इंसान का जो ये पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो उसी के अकॉर्डिंग ही स्टाइल वो चूज़ कर लेता है। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग राइट करते हैं, लिखते हैं, तो अलग अलग तरह से जैसे जैसे फीलिंग्स, इमोशंस आती हैं उनके अंदर, वो अपना डायरेक्टली राइट करते हैं और एक फॉर्म ले लेता है, एक रूप ले लेता है, एक स्टाइल बन जाता है। तो इसीलिए कहा गया है ये स्टाइल जो है वो इनडेफिनिट है, डेफिनेट नहीं। बहुत सारी स्टाइल ऐसी भी रही हैं जो पहले से तो शायद नहीं थी, लेकिन बाद में इस स्टाइल का इजाद हुआ, इन्वेंशन हुआ, तो उसका एक नाम रखा गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे राइटर्स, ऑथर्स आते जाएंगे, उनकी एक अलग स्टाइल क्रिएट होती जाएगी।
एवरी परमानेंट बुक हैज़ मोर और लेस ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, द ऑब्जेक्टिव एंड द सब्जेक्टिव, द यूनिवर्सल एंड द पर्सनल, द डीप थॉट एंड फीलिंग ऑफ द रेस रिफ्लेक्टेड एंड कलर्ड बाय द राइटर्स ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंस। हर परमानेंट बुक की कम या ज़्यादा दो एलिमेंट्स होते हैं, बताया गया। इन दो एलिमेंट्स में कम या ज़्यादा होते ही हैं एवरी परमानेंट बुक। हर जितनी भी परमानेंट बुक का मतलब होता है जो लॉन्ग लास्टिंग हो, हमेशा के लिए हो। और क्या है वो, द ऑब्जेक्टिव एंड द सब्जेक्टिव। ये हो गया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। और द यूनिवर्सल एंड द पर्सनल। यूनिवर्सल का मतलब जो सार्वभौमिक हो, यूनिवर्सल हो मतलब वो चेंज ही ना हो। दूसरा होता है एक पर्सनल जो वक्त के साथ साथ बदल जाता है। तो द डीप थॉट एंड फीलिंग ऑफ द रेस, यानी कि किसी भी ज़ात की जो फीलिंग और थॉट्स हैं, जो उसके गहरे विचार हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित करते हैं। एंड कलर्ड बाय द राइटर्स ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंस, और जिसमें राइटर की अपनी जो ज़िंदगी और एक्सपीरियंसेस उसमें उससे कलर किए जाते हैं। यानी कि किसी भी रेस, किसी भी ह्यूमन काइंड की जो भी सिचुएशंस होती हैं उसको कलर करने के लिए राइटर का एक्सपीरियंस, राइटर की ओन लाइफ जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। यानी राइटर अपने अनुभवों के आधार पर उनकी पेंटिंग करता है, उनकी एम्बोजिंग करता है। ठीक है गाइज, बस इतना है आज के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।